चीन के फैसले से यहाँ पर पूरे ही नॉन एग्री मार्केट की चमक बढ़ती जा रही है। बेस मेटल्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूती आज दिखा रहे हैं। जिंक देखिए, एल्युमिनियम, कॉपर, सब में 1 से 1.5% तक की तेज़ी है। लेकिन गोल्ड रिकॉर्ड रैली फेड के फैसले के बाद जो शुरू हुई थी इंटरनेशनल मार्केट में, वो रैली लगातार जारी है और अब तो घरेलू बाजार में भी कभी भी सोना नया रिकॉर्ड बन सकता है। 74,731 जो सोने का रिकॉर्ड था, उससे अब सिर्फ करीब 200-250 रुपए की ही दूरी MCX पर भी सोने की है। लेकिन आगे आपको क्या करना है, इन रिकॉर्ड स्तरों पर आपको गोल्ड में क्या करना चाहिए, चांदी की इस रैली में आपको पार्टिसिपेट करना है या अभी रुकना है, तमाम मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। मुनाफे की मंडी में हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के MD और रिसर्च हेड हैं, और साथ ही भाविक पटेल है हमारे साथ, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं ट्रेडवॉल सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। गोल्ड के साथ शुरुआत करते हैं। केडिया जी, लगातार नया रिकॉर्ड इंटरनेशनल मार्केट में बन रहा है, घरेलू बाजार में भी क्या आज नया रिकॉर्ड बन सकता है क्या शाम तक? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार देखिए, सर। अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ते के जो डेटा थे उसमें हमने क्लियर कट कहा था कि 0.5 का रेट कट की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है, और वैसा ही हुआ। 0.5 का रेट कट है, तो जैसे हम उम्मीद कर रहे थे कि ज्यादा करके जब 0.5 का रेट कट हो जाता है तो मार्केट ऑलरेडी उस चीज को डिस्काउंट कर जाता है और प्रॉफिट बुकिंग आनी रहती है। लेकिन हमने देखा शनिवार, रविवार और सोमवार, ये 3 दिन में जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने चरम पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया, जहां पे हमने कुछ इजराइल के अंदर कंसर्न्स, हमास के बीच में कंसर्न जो बढ़ता हुआ है, ये एक मुख्य कारण बनी, जिसकी वजह से प्राइजेस अभी भी ऑनगोइंग प्राइजेस को सपोर्ट मिला। साथ में डॉलर इंडेक्स भी मल्टी मंथ लो पे पहुंचा हुआ है, जिसका उम्मीद है कि 150 के नीचे अगर ये मंथ का क्लोजिंग आता है तो और दबाव। इस कारणवश अभी तक हमने तेजी देखी। देखिए, टेक्निकली मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर है, बट फंडामेंटल सपोर्टिव है, तो मुझे लगता है कि ये तेजी जारी रहेगी और नया हाई हम लगते हुए देख सकते हैं। हाँ, टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट है, इसके लिए कॉशियस होकर बार बार में प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए। टाइमिंग आज के लिए मुझे लगता है 74,400 पे लेना चाहिए। 74,200 का स्टॉप लॉस लगाइए। लिमिटेड है अपसाइड, बट 74,800 तक का टारगेट रहेगा। ओके, तो ये खबर है। लेकिन आपको लग रहा है कि आज नया रिकॉर्ड बन सकता है? आपके टारगेट के हिसाब से लग रहा है 74,800 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। भाविक, आप बताइए, आपकी राय क्या है गोल्ड पर? गुड मॉर्निंग विष्णु मुंडे। गुड मॉर्निंग। आई थिंक मेरी राय बहुत सिमिलर है केडिया जीसी की सेट पे, क्योंकि हमने देखा कि भले ही गोल्ड में अगर थोड़ा ओवर सेट जरूर से है, बट ये जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है उसकी वजह से सेफ हेवन डिमांड बढ़ के आ रही है। तो उसकी वजह से अगर करेक्शन भी होगा तो थोड़ा शेल होगा, बट इंट्राडे थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि लाइफ टाइम हाई पे है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, बट अंडरलाइंग टोन जो है वो अभी भी बुलिश है। तो मुझे भी लग रहा है कि 74,750 के टारगेट से 74,400 के करीब बाय कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जरूर से मेंटेन रखिएगा 74,300 का। बट कोई डिप मिलती है आज के दिन तो बाय की ही रिकमेंडेशन है। की ही रिकमेंडेशन दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से। भाविक, आप चांदी कैसी लग रही है? 90,000 के आसपास चांदी है, यहाँ पर क्या करें? हालांकि ऊपरी स्तरों से देखें तो चांदी काफ़ी नीचे आई है। 90,237 का हाई लेने के बाद अभी भाव आ गया है 89,400 के नीचे। अब क्या करना चाहिए भाविक? आई थिंक ये जो थोड़ी वॉलेटिलिटी वो जरूर से रहेगी, क्योंकि सोने और चांदी, चांदी में भी अगर देखें MCX में तो 90,000 के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बट ओवरऑल अभी भी जैसे हमने देखा कि चाइना की तरफ से जो स्टिमुलस पैकेज आ रहा है, तो वो खास करके बेस मेटल और इंडस्ट्रियल डिमांड जैसे सिल्वर है उसको फायदा मिलेगा। और गोल्ड के पीछे पीछे सिल्वर भी अगर देखें तो टोन अभी भी थोड़ा बुलिश है। काफी टाइम के बाद $31 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अगर ये सस्टेन होता है तो $33 तक भी देखने को मिल सकते हैं। तो आज के दिन चांदी भी 89,000 के स्टॉप लॉस एक बार बाय कर सकते हैं, 90,400 का टारगेट, बट इंट्राडे स्टॉप लॉस 89 का जरूर से रखिएगा। चांदी भी खरीदने की सलाह, 90,500 तक के लेवल भी आपको दिख सकते हैं। चलिए, स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा, 89,000 है स्टॉप लॉस। करंट भाव से सिर्फ 300 रुपए नीचे का है, लेकिन खरीदारी आपको 89,600 पे करना है। केडिया जी, आप बताइए चांदी में क्या करें? देखिए, गोल्ड के साथ साथ चांदी भी अच्छी लग रही है, लेकिन चांदी में कल हमने जो करेक्शन देखा, ये थोड़ा सा बार बार में कंसर्न दे रहा है कि 90,000 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रही है। तो मुझे लगता है वॉलिटिलिटी कंटिन्यू है, फंडामेंटल अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये साल में दिवाली के पार हम जाते हुए दिखेंगे 1 लाख का, और मोस्ट प्रॉब्ली एक 1.25 लाख के ऊपर भी हम लोग चांदी को देखेंगे। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि 90,000 का लेवल तोड़ना
तो 90-500-600 का लेवल तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ, मॉर्निंग सेशन के हिसाब से 89-500 पे आप लेके चलिए, 88-800 का स्टॉप लॉस लगाइए, 90-600 तक का एक 90-500-600 तक का एक टेम्पररी बाउंस हम देख पाएंगे। 600 तक का टारगेट आपका भी है, 88-800 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है। बात बेस मेटल्स की करते हैं। बेस मेटल्स को भी अगर आप देखें तो डे हाई से ये भी थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया है। जिंक अब 1% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है, 270 के नीचे आ चुका है। सितंबर का वायदा, हालांकि अब अक्टूबर में ट्रेडिंग की आप लोग सलाह दे रहे होंगे। भाविक, आप बताइए, आपको मेटल्स में क्या पसंद है, क्या करना चाहिए? 269.40 अक्टूबर का वायदा और उसी के आसपास सितंबर का वायदा भी है, क्या करें? खरीदे जिंक या कॉपर, क्या पसंद आ रहा है आपको? मुझे कॉपर थोड़ा पसंद आ रहा है। काफी टाइम के बाद जो चाइनीज कम्युनिटी है, गवर्नमेंट है, वो लिप सर्विस के बदले अभी कुछ एक्शन कर रही है, क्योंकि उनको भी 5% का जो गोल है वो लग नहीं रहा कि अचीवेबल होगा। इसका उससे जो रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो है वो आगे जाके कट करेंगे, और लेंडिंग रेट है वो भी कट करेंगे। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जरूर फायदा तो होगा। तो ये अभी सेंटीमेंट के ऊपर ही हमने देखा कि आज के दिन बेस मेटल जो चल रहे हैं। और वैसे भी अगर कल और परसों भी देखें तो बेस मेटल्स में कोई इतनी करेक्शन नहीं थे, तो टोन तो था वो थोड़ा बहुत तो बुलिश ही था। तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि कॉपर कहीं ना कहीं अगर 827 के करीब अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट आता है तो बाय कर सकते हैं 34 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 822 का। ये तो आपको कॉपर पसंद है। कॉपर लग रहा है कि चाइना में ऐलान का कॉपर को सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। आपको क्या लग रहा है सर? केडिया जी, किस तरह की चाल मेटल्स की रहेगी? टॉपिक क्या होगी? देखिए, जनरली हम देखते हैं कि जो जीएससीआई इंडेक्स में अगर गेन आता है तो उसका फ्लो होता है सबसे पहले क्रूड ऑयल, फिर बुलियन और फिर लास्ट आता है बेस मेटल। तो क्रूड में तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा सप्लाई साइड कंसर्न बने हुए हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस में अभी तक तेजी नहीं देखी है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेस मेटल के अंदर डेफिनेटली, जितेंद्र भाभी ने बताया, कॉपर में एक अच्छा ब्रेकआउट है। तो अक्टूबर वायदे पे आपको नजर रखना है, जहां पे 829 पे बाय करके चलिए, 825 का स्टॉप लॉस, 835 तक के टारगेट रहेंगे। बट इसके अलावा मुझे लगता है कि आपको एल्यूमिनियम पे नजर रखिए, क्योंकि एल्यूमिनियम में अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे विंटर नजदीक जाएगी, स्मेल्टर अपने प्रोडक्शन को कटौती में लेके आएगा और ये एक बड़ा ट्रिगर बन जाएगा एल्यूमिनियम के लिए। तो एज ऑफ नाउ तो 231 पे हम एल्यूमिनियम अक्टूबर वायदा बाय करेंगे, 229 के स्टॉप लॉस से 234 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में भी आज तेजी है। कल करीब 1% के आसपास की नरमी दिख रही थी, अभी 1.25% ऊपर है, 5,975 पे, और $74.5 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव है। केरिया जी, क्रूड की चाल दोनों तरह के फैक्टर्स है, लेकिन अभी जो डोमिनेट कर रहा है क्रूड के लिए वो एक तो चीन के आर्थिक राहतों के ऐलान, और साथ ही जो लेबनान पर जो इजराइल का जो हमला हुआ है, जो कहा जा रहा है कि 18 साल में सबसे बड़ा हमला है, ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं। आगे तेजी एक्सटेंड होगी तो क्या करना चाहिए ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में, क्रूड में? देखिए, कच्चे तेल की अगर बात करें तो मुझे ऐसा कोई फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत ही बड़ी गिरावट कच्चे तेल में। कल भी हम काफी सरप्राइज थे, क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमने 6020 का लेवल ऑलमोस्ट टेस्ट कर गए थे, और टेक्निकली आप मान के चलिए 6020 के ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो 6250 6400 की रेंज में जाएगा। तो कल हमने एकाएक हमने इनिशियल फॉल आते हुए देखा, लेकिन राइटली जैसे आपने कहा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। और इवन हमने चाइना यूएस से भी देखा, जब प्राइसेस $70 के नीचे चले गई थी तो वहां पे हमने देखा कि रिफलिंग भी होते हुए दिखाई दी है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कहीं पे भी कोई बड़ा फैक्टर, खाली एक फैक्टर ये है कि रिसेशन फियर है, वो अलग बात है। उसके अलावा मुझे लगता है सारे फैक्टर कच्चे तेल के लिए सपोर्टिव है। तो मुझे लगता है कि 5920 पे लेके चलिए, 5820 का थोड़ा सा बड़ा होता है स्टॉप लॉस, लेकिन टारगेट मुझे लगता है 6060 का इनिशियल है। बट अगर प्राइसेस ने 6000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है ये वीक, तो एक बड़ा ब्रेकआउट हम आते हुए देखेंगे, जो लगभग 6250 से 6300 तक का लेवल भी दिखा देगा। ओके, तो ये सलाह है, 6060 के टारगेट के लिए कच्चा तेल खरीदना चाहिए। ऑप्शंस में ट्रेड क्या था केडिया जी आपका? देखिए, ऑप्शन में भी मुझे लगता है 6000 का एक स्ट्रिंग रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो बेटर है आप 6000 का कॉल लेके चलिए। 150 रुपए में 80 का स्टॉप लॉस लगाइए, 250 तक का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। अभी आप बताइए, आपकी राय क्या है कच्चे तेल में, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए क्रूड में आज?
आई थिंक जैसे केडिया जी ने भी बताया, मुझे भी लग रहा है कि 6000 का जो कॉल है वो अच्छा है बाय करने के लिए। जैसे आपने दो फैक्टर्स बताए कि एक तो लेबनान में सबसे बड़ा जो अटैक हुआ है 18 साल में इसराइल की तरफ से, वो एक फैक्टर है। दूसरा चाइनीज की तरफ से स्टिमुलस है। और तीसरा जो अगर फैक्टर हम देखें तो ग्लोबल 4 का जो कैटेगरी स्टॉर्म है वो वेडनेसडे को हिट होगा गल्फ ऑफ मेक्सिको में। तो आगे जाके काफ़ी जो बड़े-बड़े शेवरॉन है, शेल है, उन्होंने अपने जो की पर्सनल है वो ऑफलाइन कर दिए हैं। तो आगे जाके आई थिंक प्रोडक्शन भी कट होगा यूएस के शेल की तरफ से, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। मुझे लग रहा है कि कच्चे तेल में जो 6000 का कॉल है 17 अक्टूबर का, वो बाय लेके चल सकते हैं अराउंड 150। टारगेट मेरा इंट्राडे का रहेगा 210 का और स्टॉप लॉस रहेगा 110 का। 6000 के स्ट्राइक की कॉल आप खरीदने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं एनजी की। नेचुरल गैस में भी आज देखिए तो अच्छी तेजी है, 240 के ऊपर है अक्टूबर का वायदा। केडिया जी बताइए यहाँ पर क्या करना चाहिए? अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट में 240 के ऊपर है और तेजी दिख रही है क्या? करेंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं जिसकी एक्सपायरी है कल। मैं अक्टूबर के लिए पूछ रहा था सर। बिल्कुल, अगर हम देखते हैं तो जनरली हम देखते हैं जैसे विंटर सामने आती है तो नेचुरल गैस की डिमांड काफी बढ़ जाती है। नो डाउट अब तक डर ये लगा था क्योंकि यूरोप के अंदर जो गैस का स्टोरेज है वो 90 to 93% वाई कंपेयर करते हैं तो भरा हुआ है, जिसकी वजह से बार बार में पिछले कई महीनों में हमने देखा कि 190 के करीब जाता था और प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहा था। वेदर साइड में कोई चेंजेस नहीं है। हरिकन एक और नया आ रहा है जिसके चलते हमने ये ब्रेकआउट आते हुए देखा। अब टेक्निकली मार्केट 190-95 का लेवल बहुत स्ट्रांगली तोड़ चुका है, जिसकी वजह से ये तेजी बनी और ये तेजी अक्टूबर वायदे में कंटिन्यू रहते हुए दिखाई दे रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि करंट लेवल से या 218 के आसपास भी लेके चलते हैं तो इमीडिएट टारगेट तो 225 है, बट ये एक्सटेंड होकर 235 236 का लेवल भी दिखा सकता है। ये हफ्ते नेचुरल गैस में तेजी जारी रहेगी। ओके, तो नेचुरल गैस में तेजी आपको जारी रहने की सलाह आप दे रहे हैं। आपकी राय भाविक, आप क्या सलाह दे रहे हैं नेचुरल गैस में? जी, मुझे भी लग रहा है कि लिमिटेड एटलीस्ट अपसाइड देखने को मिल सकता है। जैसे केडिया जी ने बताया कि हरिकेन की वजह से शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन की तो थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी और आगे जाके जो डिमांड है हीटिंग की वो भी आएगी। और तीसरा अगर फैक्टर देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स है सारे कॉन्टेंगो में चल रहे हैं। दैट मीन्स कि एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके थोड़ी तेजी और देखने को मिल सकती है। तो 230 का जो कॉल ऑप्शन है 24 अक्टूबर का, तो मुझे लग रहा है कि लेके चल सकते हैं अराउंड 19। टारगेट रहेगा 24 का और स्टॉप लॉस रहेगा 16 का। ओके, तो नेचुरल गैस 230 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह भावी की तरफ से आ रही है। 19 पे खरीदे, वो प्रीमियम बढ़कर 24 तक हो सकता है। ग्वार की रफ्तार बढ़ी है लेकिन आज भले ही थोड़ी सुस्ती दिख रही है। केडिया जी क्या लग रहा है आपके पास? क्या ग्राउंड की क्या खबर है? सबसे पहले फंडामेंटल चीजें बताइए, फिर भाव पर बताइएगा कि क्या करना चाहिए अब। केडिया जी, चलिए केडिया जी के पास दोबारा आपके पास जाएंगे, उससे पहले भाविक आपकी एक राय ले लेते हैं। आप बताइए ग्वार में आपको क्या लग रहा है, आगे क्या होने वाला है सर? अच्छी तेजी के बाद आज थोड़ी सुस्ती जरूर दिख रही है, आगे क्या करें? देखिए, पहले भी हमने देखा है कि गोवा सीट जो है 57-5600 का एक रेजिस्टेंस है। सेम थिंग अगर गम में भी देखे तो 11300 से 11500 का एक रेजिस्टेंस है। 3 महीने से वो वहां पे ही अटक रहा है और उसके बाद करेक्शन आ रहा है। ओवरऑल अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखे तो क्रॉप के तो अच्छे है, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये ज्यादा तेजी आ सकते हैं, क्योंकि अभी अगर देखें तो वॉल्यूम जो है एनसीडीएक्स में वो भी थोड़ा कम हो गया है, तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी भी थोड़ी बढ़ चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार 5700 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो नई तेजी देखने को मिलेगा। अगर मुझे लग रहा है कि थोड़ा अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा ओवरबॉट लग रहा है। आई थिंक अगर करेक्शन मिलता है दोनों गुआर सीड या गवर गम में तो बाय कर सकते हैं, बट यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से मैं थोड़ी अवॉइड की रिकमेंडेशन दूंगा। करंट मार्केट पे आप अवॉइड की रणनीति बनाने की सलाह दे रहे हैं। आप केडिया जी, आपकी सलाह क्या है ग्वार पर? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मार्केट अभी एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। 1 अगस्त को भी एग्जैक्टली हमने देखा था प्राइजेस में एक बड़ा जंप आया था और लगभग 5650 के ऊपर निकलने पे हमने 5800 के ऊपर भी जाते हुए देखा, बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो अगला 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट है। जिस ढंग से इस बार क्रॉप और कैरी ओवर स्टॉक की बात करें तो ये मुझे लगता है थोड़े कंसर्निंग है, जिसकी वजह से ब्रेकआउट सक्षम रहेगा। तो 5640 पे लेके चलिए,
5570 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट तो 5740 का है, बट मुझे लगता है कि ये कैस्केडिंगली जो अभी जाता हुआ मानसून है, ये पूरे राजस्थान गुजरात के एरियाज में एक डिस्टरबेंस पैदा कर सकता है, जिसकी वजह से हम जल्द 5900 का लेवल देख पाएंगे। गवार गम में भी हमने ब्रेकआउट अच्छा देखा, इससे पहले भी देखा है कि 11,100-200 के ऊपर जाता है और फिर टूट जाता था। लेकिन अगर ये अब तक 11,000 के ऊपर प्राइस होल्ड कर जाता है तो मुझे लगता है एक बेहतरीन तेजी का एक संकेत मिल जाएगा। इंट्राडे के हिसाब से 11,100 पे लीजिए, 10,850 का स्टॉप लॉस लगाइए, 11,500 11,600 तक का इमीडिएट जंप मिल सकता है। ओके, चलिए अब एक अहम खबर का हम रुख करते हैं, वो है पाम को लेकर, और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नकुल रस्तोगी हैं, मलेशिया से जुड़ गए हैं, पाम मामले के जानकार हैं। सर, एक खबर आ रही कि भारत के रिफाइनर्स ने अपने पाम के 1 लाख टन के ऑर्डर कैंसिल कर दिए। ये किस लिए कैंसिल किए होंगे? क्या भाव ड्यूटी की वजह से बढ़े और इंटरनेशनल मार्केट में जो तेजी आई है उस वजह से ये कैंसिल किए गए हैं, और इसका क्या असर होगा आगे? ऐसा है कि जो जिन लोगों ने अभी तक में पाम ऑयल इंपोर्ट किया हुआ था इंडिया में, नॉर्मल तरीका ये होता है कि इंपोर्ट करके वो रख लेते हैं बॉन्डेड टैंक्स में। वो पेमेंट होता है तब जब उनको माल निकालना है तो वो पेमेंट करके ड्यूटी देके माल निकाल लेते हैं। अभी क्या हुआ कि जब ये खबर फैलने लगी कि सरकार हो सकता है ड्यूटी इंक्रीज करे, और ये काफी स्ट्रॉन्ग र्यूमर था और काफी रिलायबल था क्योंकि कमेटी बनाई गई थी, सब हुआ था, तो मोस्ट ऑफ द बायर्स ने जिनके पास तेल पड़ा हुआ था या जिन्होंने तेल इंपोर्ट कर लिया था, उन्होंने पूरा कस्टम क्लियर करके पूरा माल अंदर कर लिया। अब जब इंडिया में माल पहुंच गया अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की डेट में अगर किसी को इंपोर्ट करके माल अंदर करना है, इंडिया में दखल करना है, तो उसको $220 की ड्यूटी देनी पड़ेगी। $220 की ड्यूटी काफी ज्यादा अमाउंट बनता है। तो जो बायर्स ने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करे हुए थे मलेशिया के साथ कि अभी हम, या इंडोनेशिया के साथ कि अभी कुछ दिनों में वो माल उनका जाएगा, समझ लीजिए ये अक्टूबर से जनवरी तक का बोला जा रहा है, तो अक्टूबर में माल लोड होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा। ये हम लोगों के यहाँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं पाम ऑयल में। तो उन्होंने वो वाले सौदे कैंसिल कर दिए क्योंकि अभी उनको जो प्राइसेस बढ़ गई हैं मलेशिया में, ये प्राइसेस बढ़ी हैं उसका भी रीजन हम बताएंगे। जो प्राइसेस बढ़ गई हैं सोया के चक्कर में, तो उनको लग रहा है कि अगर वो घर लेके जाएं और वहां पे बेचने की कोशिश करें तो पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी जो वॉश आउट कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। ऐसा है, हम लोगों के यहाँ तो प्रोडक्शन चलता ही रहेगा, तो बाद में जब उनका पैरिटीज वापस बैठ जाएंगी तो वो फिर से ले लेंगे। इसलिए उन्होंने अभी समझदारी का काम किया है कि उन्होंने अभी इसको वॉश आउट कर दिया। ओके, सौदे रद्द करने का मतलब वॉश आउट होता है हमारे यहाँ, उसमें उन्हें $30 से $50 तक हर रिफाइनर को फायदा हुआ है इसमें। बिल्कुल सही बात है। सर, अब अगला सवाल मेरा होगा, जो भारत के जो रिफाइनर्स ने जो ये ऑर्डर कैंसिल किए हैं, तो क्या लग रहा है इससे मलेशियन पाम में जो तेजी दिख रही थी इस पे कुछ लिमिट लगेगी, आगे कुछ नरमी की संभावना आपको लग रही है? ये जो सौदे वॉश आउट्स हुए हैं, इसे थोड़ा सा रिएक्शन है बाजार में, लोग बाग थोड़े से वरिड है, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो पाम मार्केट बढ़ रहा है इसके दो कारण हैं। एक तो आप देखिए हमारी करेंसी, मलेशियन रिंगिट हो गया 4.17, जो कि, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पूरी करेंसी जो इस रीजन में है वो सबसे ज्यादा मलेशियन है। तो इस चक्कर में एक तो अगर मेरे पास सीपीओ है, मैं सीपीओ प्रोड्यूस करता हूं, तो मेरा इनकम कम हो गया क्योंकि यूएस डॉलर जब हमारे पास आएंगे तो उसको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, इसलिए वो प्राइस को बढ़ा के बेच रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, सोयाबीन साइड में, सोयाबीन में आप देखो कितना बुरा हाल है। तो अगर वहां पे सही में ड्राउट आ जाता है, अर्जेंटीना में और ब्राजील में ड्राउट रहता है और उनकी प्लांटिंग स्लो हो जाती है, प्लांटिंग नहीं हो पाती है, तो वो तो बहुत बड़ा प्रोडक्शन वहां पे होता है। और इसीलिए शिकागो वाले का सोयाबीन ऑयल का तेज प्राइस बढ़ रहा है, उस हिसाब से हम लोग पीछे पीछे बढ़ रहे हैं। अब एक सवाल होगा, दूसरा चीज क्या है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रोडक्शन में अभी भी उतना बढ़ाव नहीं आया जितना हर बार एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अभी सब जगह ठीक से प्रोडक्शन आने लगेगा। अभी प्रोडक्शन थोड़ा सा कम है, लेकिन एट द सेम पॉइंट मेरे हिसाब से बाजार में जो तेजी आई है बहुत ज्यादा हो गई, ये थोड़ा मॉडरेट होना चाहिए बाजार।
सर आपको क्या लग रहा है कि बाकी खाने के तेल पर भी स्विच हो सकते हैं जो यहाँ के बायर्स है, खास करके सोया सनफ्लावर की तरफ? बिल्कुल होंगे। और दूसरा क्या है, जो अभी कैंसिलेशंस हुए हैं ये मेरे ख्याल में थोड़ा चलेंगे, क्योंकि आप देखो विष्णुमोहन, यहाँ पे इंडिया में 31 तारीख को दिवाली है, 31 अक्टूबर को। तो इसका मतलब जिनको अभी तक शिपमेंट लेने थे सोयाबीन के, सनफ्लावर के, वो सब शिपमेंट अब तक आ जाने चाहिए 10 तारीख तक में। फिर वो उसको रिफाइन करेंगे, फिर उसको पैकिंग करेंगे, फिर वो शेल्फ में पहुंचेगा। तो इसलिए अब ज्यादा इंपोर्ट्स तो ज्यादा होंगे नहीं, और वैसे भी ड्यूटी बढ़ गई तो किसी का मतलब नहीं है। तो जो तेल घर में पहुंचा हुआ है वो ही इस्तेमाल होगा, और उसके बाद हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। उधर नॉर्थ में सोयाबीन आएगा हमारे एमपी और यूपी वगैरह में, और इधर नीचे सनफ्लावर चालू हो जाएगा, ग्राउंडनट चालू हो जाएगा। तो इसलिए इंडिया की तरफ से तो उम्मीद नहीं है ज्यादा कि वो बाजार को ऊपर ले जा सकते या खरीद सकते। इनफैक्ट स्लो डाउन होने की बहुत संभावना है। सर अब एक सवाल मेरा होगा, इंडोनेशिया ने पिछले हफ्ते जो अपने एक्सपोर्ट लेवी को कम किया है, इसमें ग्लोबल जो कॉम्पिटिटिवनेस है ग्लोबल पाम तेल का, क्या लग रहा है उस पर क्या असर होगा? क्या इंडोनेशिया से सप्लाई अब ज्यादा बढ़ेगी क्या? इंडोनेशिया वाले थोड़ा रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं बाजार को, जो कि सही भी है, उनका अपना ड्यूटी स्ट्रक्चर को, जो सही भी है। क्योंकि अब अगर हम लोग देखें पिछले 6 महीने से इंडोनेशिया के जो रिफाइनर्स थे उनकी कोई पैरिटी नहीं थी। मतलब उनको हर समय बहुत थोड़े से या तो 4 पैसे मिलते थे या नहीं मिलते थे, क्योंकि ड्यूटी और लेवी बहुत ज्यादा थी। तो इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने जो मूव किया है उससे $30 की कमी आई है ड्यूटी और लेवी में मिला के। अगर 1 to 1 कंपेयर करें तो $30 से उनकी कॉम्पिटिटिवनेस तो बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। जो बाजार बढ़ते हैं फंडामेंटल रीजन से, क्या डिमांड ज्यादा आ गई तो उनसे प्राइस बढ़ गई, और अगर डिमांड कम हो गई तो प्राइस कम हो गई, या प्रोडक्शन बढ़ गया तो प्राइस कम हो गई, वो रीजन अपनी जगह पे। लेकिन ये ड्यूटी रीस्ट्रक्चरिंग करने से $30 का डेफिनेटली इंडोनेशियन रिफाइनर्स को फायदा हुआ है। छोटा जवाब, वक्त बहुत कम है नकुल सर। अब एक सवाल मेरा होगा, किस तेल में आपको लग रहा है कि आगे ज्यादा तेजी रहेगी और कहां नरमी की संभावना आपको लग रही है? मेरे हिसाब से तो इश्मोहन किसी तेल में तेजी की संभावना कमी है सब तेलों में, क्योंकि सोयाबीन भी अब इंडिया में भी सोयाबीन चालू हो जाएगा। तो वो भी नहीं, क्यों क्योंकि ज्यादा इंपोर्ट सनफ्लावर में करना। कहा जा रहा है कि इस बार ग्लोबल सप्लाई कम है। नहीं, जो ग्लोबल सप्लाई कम होती है उसका क्या इंपैक्ट आता है? उसका इंपैक्ट आता है जब वो सप्लाईज के खत्म होने का टाइम आने लगता है। अभी तो ब्राजील और अर्जेंटीना का तेल चल रहा है, पहली चीज। दूसरा, अभी पूरे के पूरे नॉर्थ में, मतलब पूरे साउथ में, इंडिया में और पाकिस्तान में, सब तरफ जो बड़े कंजम्पशन एरियाज हैं उनमें नया तेल चालू हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में तो हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी, प्लस विंटर्स आ जाएंगे, दिवाली खत्म हो जाएगी जो मेन आइटम है। तो धीरे धीरे डिमांड स्लो होती जाएगी, पाम ऑयल की भी और सोयाबीन सनफ्लावर ऑयल वगैरह की भी। उस चक्कर में सोयाबीन ऑयल तो आता रहेगा, आना चालू हो जाएगा, क्योंकि यूएस वालों को भी अल्टीमेटली माल तो कहीं बेचना ही पड़ेगा। उधर सनफ्लावर यूक्रेन में हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी, सनफ्लावर उधर से आना चालू हो जाएगा। जी जी। तो जो ओवरऑल कमी है, अगर ब्राजील और अर्जेंटीना में ड्राउट चलता रहा, वहां पे अगर ये ऐसी पोजीशन बनती रही कि वहां पानी नहीं बरसेगा, तो जरूर फिर थोड़ी सी तकलीफ आनी चालू लोगों को दिखने लगेगी। लेकिन वो तकलीफ भी अगले साल मार्च में आएगी या फरवरी में आएगी, जब उनका माल आना चालू होता था। सही बात है। उसके पहले तो माल की इफरात है। बिल्कुल सही बात है। यानी आपको लग रहा है कि यहाँ से आप किसी भी तेल में, खाने के तेल में बड़ी तेजी की संभावना नहीं, हल्की फुल्की तेजी आ सकती है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को समझाया कि खाने के तेल का मार्केट कैसा रहने वाला है। केडिया जी, भाविक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारे दर्शकों को नॉन एग्री और एग्री मार्केट पर राय दी।